फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हमने डीएड एएसडी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल चुका है, चेंज हो चुका है। इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बताती चलूँ मैं। आपका पार्ट ए जो है 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको MCQ, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और मैचिंग देखने को मिलेंगे। पार्ट बी आपका पुराना ही इस तरह का होगा, 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको जहां 5 अटेम्प्ट करने होते थे यहाँ आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट सी आपका 10 नंबर का कर दिया गया है, यानी 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आपको 5 करने होते थे यहाँ पे अब आपको 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पार्ट डी के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, जहाँ आपको 2 करना होता था वहाँ आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। यानी 5 नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते थे, वैसे ही इन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। साथ ही पार्ट ए जहां आपको एब्रीविएशन देखने को मिलती थी, वो एब्रीविएशन जो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती हैं। यानी आपको एब्रीविएशन भी देखनी उतनी ही ज़रूरी है जितने आपको अदर पार्ट्स देखने ज़रूरी हैं प्रीवियस पेपर में। तो यानी पूरा ही क्वेश्चन पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे देखना तो बनता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज का पेपर देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, और अगर आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए, पेपर के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं जल्दी उस पर वीडियो बना के ज़रूर लेकर आऊँगी और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा, ताकि अदर लोगों के पास भी, अदर स्टूडेंट्स के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आपका सबसे पहला पेपर है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर पार्ट ए के अंदर यूईई यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, RUSA राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान, नेक्स्ट है, लास्ट है, NT एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट। पार्ट बी आपका इस बार भी इसी तरीके से आएगा, लेकिन आपको 5 क्वेश्चंस आते थे, तो अब जो है आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। इसके अंदर क्वेश्चन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, डिफाइन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ प्री वोकेशनल एजुकेशन, डिफाइन आइडियलिज्म, राइट द नेम और डिसेबिलिटी दैट कम अंडर नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो आपके पेपर में से कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं या डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है आ सकते हैं। इसके अंदर एक चीज याद रखिए, जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है वो किसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन की डेफिनेशन महात्मा गांधी, प्लूटो या अरस्तु जैसे ऑथर्स ने दे रखी है, तो उनके अकॉर्डिंग लिखिए। और जब आप डेफिनेशन लिख लेंगे तो आप जो है नीचे उनका नाम भी लिखेंगे। यानी आपने डेफिनेशन तो उनके नाम की लिख दी, लेकिन किसने दी है वो डेफिनेशन नहीं लिखी। तो आप डेफिनेशन लिखकर डेफिनेशन के उसके नीचे नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद जो है कब दी वो लिख दें तो और भी सोने पे सुहागा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद जैसे आपका प्री वोकेशनल की एजुकेशन एज पूछी गई है, तो आप जो है सिर्फ एज नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा प्री वोकेशनल है क्या, कॉन्सेप्ट बताइए, देन उसके बाद उसकी एज लिखिए। एज क्या है, 15 to 18 जो है प्री वोकेशनल की एज होती है। आइडियलिज्म क्या है, डेफिनेशन बताइए, वो भी आपकी आइडियलिज्म की डेफिनेशन जिन्होंने दी है उनके अकॉर्डिंग बताइए। डेट लिख दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने दी है उसका नाम तो ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद नेशनल ट्रस्ट के बारे में जैसे अभी ये पूछा गया है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी हैं, अगर आप सिर्फ 4 डिसेबिलिटी लिख के नाम लिख देते हैं, 4 डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं आपकी, ऑटिज्म के बाद आपका सीपी के बाद आपका है मेंटल रिटार्डेशन, और लास्ट है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये 4 है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2 लाइनों में नेशनल ट्रस्ट को शुरू करिए कि नेशनल ट्रस्ट की फुल फॉर्म, उसके बाद वो कब आया, देन उसके जो है फिर आप उसके बारे में ये
बताइए कि कौन कौन सी उसके अंडर डिसेबिलिटी आती है, और एक दो लाइन में उसका ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर करिए। कम से कम 2 नंबर के आपके 4 से 5 लाइनें ज़रूर लिखिए, जिससे जो है सामने नंबर देने वाले जो पता लगे कि उसको आपको आता है, आपको उसके बारे में सब पता है। तो इतना आप कंटेंट लिखिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 1 पेज भर दीजिए, 2-2 पेज भर दीजिए, वो नहीं होना चाहिए। 5 लाइनों में आप चीज़ें खत्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका पार्ट सी में आपका पूछे गए हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी इन स्पेशल एजुकेशन। तो एक चीज़ याद रखिए, इस पेपर के लिए जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी है। आपकी पूरी यूनिट जो है एक आपकी फिलॉसफी की है, तो उनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। फिलॉसफी तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, जो फिलॉसफी पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप एजुकेशन को समझ पाए, फिलॉसफी कहाँ पे कौन सी क्या कहती है, एजुकेशन को किस तरीके से सपोर्ट करती है, उनमें कौन सी फिलॉसफी किस एजुकेशन की तरफ है, डिसिप्लिन कैसे कहता है, वो बच्चों को क्या समझता है, टीचर्स को कहाँ रखता है। ये सब चीज़ें जो है हर फिलॉसफी की आपको पता होनी चाहिए। अगर फिलॉसफी भी आ जाती है आपको कुछ बताने के लिए, तो आप तब भी थोड़ा सा फिलॉसफी है क्या, एक डेफिनेशन के बाद उसके बाद एजुकेशन इम्प्लीकेशन आप लिख देंगे, तो भी आपकी जो है आपका फिलॉसफी आपकी पूरी हो जाती है। तो आपका एजुकेशन इम्प्लीकेशन ज़रूर करिए, साथ ही फिलॉसफी जो है उसका कॉन्सेप्ट और 1 या 2 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेशनल पॉलिसी की बात कर रखी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या है, नोट बताने की बात की गई है, बनाने की। तो नोट बनाने का मतलब ये नहीं है आप पूरा एक पैराग्राफ भर दें, ऊपर से नीचे लिखे एक पैराग्राफ में भर दें। उसकी बजाय अगर आप नेशनल पॉलिसी के लिए कॉन्सेप्ट बनाएं, पहले आप है क्या नेशनल पॉलिसी, किसने डेवलप की है, कब आई, और उसको फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव के बाद उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो ये सब इस तरीके से आप लिखेंगे, पॉइंटों में लिखेंगे, तो आपको नंबर ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं बजाय की आपका पैराग्राफ के अंदर। फिर आता है डिफरेंट प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमनिज्म। डिफरेंस हमेशा याद रखिए, जब भी आप करें लाइन बना के करें। दूसरी बात, अगर आप इधर एजुकेशन बता रहे हैं, इधर डेफिनेशन बता रहे हैं प्रैग्मेटिज्म की, तो इधर ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए। फिर अगर आप एज अ स्टूडेंट बता रहे हैं कि क्या प्रैग्मेटिज्म स्टूडेंट के बारे में क्या करता है, क्या सोच रखता है, तो ह्यूमनिज्म के बारे में भी। उसके ऑब्जेक्टिव इधर क्या है प्रैग्मेटिज्म का, तो ह्यूमनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपके कहीं नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से डिफरेंस करना है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दीजिए, फिर डिफरेंस कर दीजिए, और 5 डिफरेंस बता देंगे तो आपके 4.5 से 5 नंबर पक्के। लेकिन हाँ, आंसर जो है ठीक होने चाहिए, ये नहीं कि गलत हो, तो नंबर ज़रूर कटेंगे। उसके बाद आपका रोल पूछा गया है गवर्नमेंट एजेंसी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में। तो आपको सबसे पहले तो गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी है, और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज कौन कौन सी है। देन उनका आप रोल अच्छे से डिफाइन करेंगे। रोल डिफाइन करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप जो है गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सी है, और सभी के रोल जो है आप इकट्ठे में लिख सकते हैं, गवर्नमेंट के अलग और नॉन गवर्नमेंट के अलग। उसके बाद आपका आता है डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन। फैमिली का रोल बताना है एजुकेशन के अंदर। इजी है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, आप खुद अपने आप को रख के देख सकते हैं कि एक फैमिली का क्या रोल हो सकता है एजुकेशन के अंदर। उसके बाद आपका डिफरेंस बताना है, फिर से डिफरेंस आया है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, ओपन और डिस्टेंस में एजुकेशन आया है, साथ ही साथ फॉर्मल इनफॉर्मल जो एजुकेशन होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है देखने में, तो उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद आपका पार्ट डी के अंदर हम देख सकते हैं एक फिलॉसफी आई हुई है, व्हाट इज द प्रैग्मेटिज्म, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल्स उसके बारे में। उसके बाद आपका व्हाट इज स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट द ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट है आपका यानी लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, मीनिंग डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन।
नेक्स्ट पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर सबसे पहला आपका एब्रिविएशन है UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नेक्स्ट है आपका RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। नेक्स्ट है आपका UDL, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग। SSA, सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है आपका ग्लैड, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन, ये आपकी फुल फॉर्म है। पार्ट बी के अंदर आपका डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, व्हाट इज पीयर ट्यूटरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल डिजाइन, डिफाइन इंटीग्रेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन द इंक्लूसिव ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट सी के अंदर आपका इंक्लूजन के बैरियर पहले क्वेश्चन में पूछे गए, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन का डिफरेंस पूछा गया है। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुआ है, डिफरेंट कोर्सेज के अंदर ये रिपीट हुआ है, बट आता ज़रूर है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन, इंक्लूजन के बेनिफिट, करिकुलम अडेप्टेशन क्या है वो पूछा हुआ है, लेकिन ये आपके टाइप भी पूछा जा सकता है, रोल पूछा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में करिकुलम अडेप्टेशन का क्या रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीयर ग्रुप का जो है नोट बनाने की बात की गई है, तो आप पीयर ग्रुप है क्या वो बताएंगे, देन उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, उसके बाद उसका टाइप्स, अगर आपके पास आपका कंटेंट कम रहता है तो टाइप बताएंगे, उसके बाद आपका डेल मॉडल के बारे में आपको डिस्कस करना है। लास्ट जो है पार्ट डी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहले क्वेश्चन में आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट की टर्म से आप क्या समझते हैं वो बताना है। एक्सप्लेन द सम इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, आपने जो है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए किस तरीके की टीचिंग जो स्ट्रेटेजीज हैं वो यूज़ होती हैं, इफेक्टिव रहती हैं, वो बतानी है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन आपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज आपने पढ़ी हुई हैं पेपर नंबर 6 के अंदर, तो है तो लास्ट ईयर का, लेकिन अब पढ़ी हुई हैं तो वही सारी आएंगी, वही हमारे लिए इफेक्टिव होती हैं। ABA पढ़ा हुआ है, ABA की स्ट्रेटेजीज होती हैं वो आप बताएंगे, तो ये सब चीज़ें आप बताएंगे इसके अंदर। टास्क एनालिसिस, इमिटेशन, रिइंफोर्समेंट, ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो है इसके अंदर आएंगी। उसके बाद जो है व्हाट इज CCE और एक्सप्लेन द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इन डिसेबिलिटी, तो ये आपको बताना है CCE क्या है और CCE के जो है डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग उसको एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है उसको, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को किस तरीके से इसका बेनिफिट मिलता है, इम्पोर्टेंट क्या है या क्या रोल है इसका उनकी एजुकेशन के अंदर। लास्ट जो क्वेश्चन है डिस्कस द यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल, यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल को आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट पेपर नंबर 9 है जो आपका थेरेपेटिक एंड इंटरवेंशन इन ASD 1। पार्ट ए के अंदर डिफाइन बिहेवियर, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड HFDC नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हैंडीकैप बच्चों को उनके वोकेशनल के लिए फाइनेंस देने का काम करती है। नेक्स्ट है आइसा, ये इंडियन डायग्नोस्टिक टूल है जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। नेक्स्ट है आपका AAC, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर एक चीज़ याद रखिए, आइसा जो है एक टूल है, इसमें कहीं भी पेपर में आपका आइसा टूल की बात नहीं कर रखी है, लेकिन फिर भी आइसा है क्योंकि आपका बेसिक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पेपर नंबर 6 के जितने भी टूल्स हैं उनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, किसी भी पेपर में कभी भी आ सकती है। पार्ट बी के अंदर व्हाट आर ADL स्किल, व्हाट डू यू मीन बाय मेगाविटामिन थेरेपी, डिफाइन फंक्शनल एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कन्वर्सेशन स्किल। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इकोलेलिया। देख लीजिए इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका कहीं बाहर से आए हुए हैं। दूसरा 2 नंबर के अंदर आपका जैसे मैंने बोला डिफाइन या कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, तो उसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं देखने को इस बार भी मिलेंगे। पार्ट सी के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशन बताना है सोशल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल का, क्योंकि ये एक दूसरे के
कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हम सोशल जो है कम्युनिकेशन हम खुद से नहीं करते, दूसरे से करते हैं। जब हम दूसरे से बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो वहीं पे हमारा सोशल स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो यानी दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी में आपको रिलेशन आगे एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल इन ब्रीफ। रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज के बारे में डिटेल में आपको बताना है। व्हाट आर द लाइफ स्किल, लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, उनको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल। फिर उसके बाद आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। हाउ विल यू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल इन चिल्ड्रन विद ASD। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द चैलेंज एंड लिमिटेशन ऑफ मेडिकेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ ASD। लास्ट जो है, डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव थेरेपी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यहाँ पर जो है 7 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी के अंदर डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजीज फॉर डेवलपिंग सोशल कॉग्निशन इन ASD। नेक्स्ट है डिफाइन ASD, एक्सप्लेन मेडिकल इंटरवेंशन ऑफ चिल्ड्रन विद ASD। इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की बात कर रखी है। मेडिकल इंटरवेंशन आप किस तरीके से करेंगे, आपको उसके बारे में डिटेल में बताना है। और लास्ट जो है आपका फंक्शनल एनालिसिस बिहेवियर विद सुटेबल एग्जांपल। फंक्शनल एनालिसिस बिहेवियर क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल में विद एग्जांपल के साथ आपको बताना है। नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं, जो है थेरेपेटिक इंटरवेंशन इन ASD सेकंड, जो आपका पेपर नंबर 10 है। इसके अंदर पार्ट ए के अंदर एब्रीवेशन जो है, सबसे पहले ही आपका टूल पूछा हुआ है। जैसे मैंने बोला है कि टूल जो है आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, किसी भी पेपर में आ सकते हैं। तो ये जो है आपका सबसे पहला टूल है, स्क्रीनिंग टूल है। मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर रिवाइज्ड। नेक्स्ट आपका वेब्स वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। SWASD चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 3 आवर्स आपका रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। नेक्स्ट आते हैं पार्ट बी की ओर। व्हाट आर द सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, डिफाइन द टर्म एडोलसेंस, गिव 2 स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव अटेंशन ऑफ स्टूडेंट विद autism, define pre-writing concept and define inclusion। पार्ट सी के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सिटिंग टॉलरेंस के बारे में शॉर्ट नोट बताना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपका रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट उनका रोल बताना है। थर्ड के अंदर आपको बेनिफिट बताना है प्ले और रिक्रिएशन स्किल का। फिर आपको कॉग्निटिव बिहेवियर मैनेजमेंट यानी CBM के बारे में लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन में 10 एडेप्टेशन बतानी है फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। 6th क्वेश्चन में प्यूबर्टी क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, वो बताना है। 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, सेक्सुअल अब्यूज क्या है। पार्ट डी के अंदर है हाउ कैन वी एम्पावर द पेरेंट्स ऑफ सेल्फ एडवोकेसी ऑफ देयर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हम लोग कैसे पेरेंट्स को सेल्फ एडवोकेसी के लिए एम्पावर कर सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। उसके बाद आपका है हाउ कैन वी सेंसिटाइज द स्कूल स्टूडेंट रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। स्कूल स्टूडेंट को हम किस तरीके से सेंसिटाइज कर सकते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। फिर आपका है अडेप्टेशन और important for person with autism spectrum disorder to lead a better life discuss। जो अडेप्टेशन है किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है पर्सन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए, उनकी लाइफ को बेटर इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं, पेपर नंबर 11 जो आपका है करिकुलम एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। पार्ट ए के अंदर एब्रीविएशन जो है वो आई है IFSP इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। सेकंड है IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। थर्ड है आपका NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फोर्थ है आपका ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ITP इंडिविजुअलाइज्ड ट्रांजेक्शन प्लान।
पार्ट बी के अंदर जो है आपका क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन मोटर स्किल, सेकंड है व्हाट इज प्री लर्निंग स्किल, थर्ड है लिस्ट एनी 2 ऑक्यूपेशनल स्किल टू बी टॉट एट प्री वोकेशनल स्टेज, फोर्थ है व्हाट इज कॉग्निशन और फिफ्थ है लास्ट है डिफाइन करिकुलम। पार्ट सी के अंदर आपको ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन प्लान होता क्या है वो बताना है। यही आपकी जो है ITP जो है आगे फुल फॉर्म भी एब्रीविएशन में भी आया है और उसका एडवांटेज बताना है। सेकंड के अंदर करिकुलम अडेप्टेशन कैसे करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन में वो उसके बारे में बताना है। करिकुलम डेवलपमेंट की क्यों नीड है, ज़रूरत क्या है उसके विकास के लिए उसके बताने हैं। उसके बाद टीचिंग राइटिंग के लिए कौन से स्टेप इन्वॉल्व किए जाएंगे उसको बताना है। उसके बाद होल वर्ल्ड अप्रोच क्या होती है उसके बारे में बताना है, ये आपका पेपर नंबर 8 के अंदर भी था। उसके बाद आपका 6 जो है सेल्फ हेल्प स्किल और क्या है उसके बारे में बताना है और साथ ही साथ उसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है सेकेंडरी लेवल की जो स्किल्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। उसके बाद आपका लर्निंग स्टाइल्स चिल्ड्रन विद ऑटिज्म का क्या है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट जो सेक्शन है आपका पार्ट डी, उसके अंदर आपको जो IEP है उसकी क्यों ज़रूरत है उसके बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताना है विद एग्जांपल्स। सेकंड क्वेश्चन है बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद ASD, जो ASD वाले बच्चे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उनका बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में आपने लिखना है, किस तरीके से करोगे उसके बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में आपको लिखना है। लास्ट जो है करिकुलम की डिफाइन बतानी है और वेरियस अप्रोच बतानी है करिकुलम डेवलपमेंट की। लास्ट पेपर है आपका पेपर नंबर 12 एडल्टहुड फैमिली एंड कम्युनिटी नीड। इसके पार्ट ए के अंदर सबसे पहला है डिफाइन फैमिली, उसके बाद RPWD एक्ट यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। नेक्स्ट है आपका CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। लग रहा है जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस पेपर में से ही उठा के सारी फुल फॉर्म दे दी गई है। एक CBR वाली है जो नई है, नहीं तो SHG भी आ चुकी है, BRC भी आ चुकी है, RPWD एक्ट भी आ चुका है एब्रीविएशंस में। चलिए बट आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी का सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ UNCPRD। नेक्स्ट है आपका राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सपोर्ट ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप होम। फोर्थ है एट व्हाट एज सोशल स्माइल एंड बैपलिंग अकर्स। लास्ट है व्हाट डज सेल्फ एडवोकेसी मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी पार्ट सी का सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रीफ डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिस्कस अबाउट फोस्टर होम, राइट ब्रीफ द रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड सर्विस फॉर पर्सन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। उसके बाद डिस्कस द मैरिज रिलेटेड इश्यू ऑफ पर्सन विद ASD, जो ASD वाले व्यक्ति हैं उनके विवाह से संबंधित मुद्दे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स है इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि जब वो शादी करेंगे तो किस तरीके के इशू आ सकते हैं या शादी करने से पहले क्या इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि शादी के बाद क्या प्रॉब्लम होगी या शादी करते वक्त क्या प्रॉब्लम होगी, तो कुछ नहीं है। तो आप अपने आप से कॉन्सेप्ट उठाइए कि आप किसके बारे में लिखेंगे तो वो लिखिए, लेकिन हाँ बट लिखिए एक चीज़ या शादी से पहले का या शादी से बाद में या शादी होने के होते वक्त जो है क्या दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है राइट एनी 3 स्कीम्स के बारे में लिखना है। उसके बाद आपका यहाँ जो स्कीम्स की बात हो रही है नेशनल ट्रस्ट स्कीम्स के बारे में बात हो सकती है, ये एक्ट नहीं लिखेंगे। अगर आप एक्ट लिखते हैं पूरा का पूरा तो वो गलत होगा, जहाँ स्कीम की बात होती है तो वहाँ नेशनल ट्रस्ट की स्कीम्स के बारे में आप लिखेंगे या अदर कोई स्कीम्स आई है तो उसके बारे में जो ऑटिज्म के लिए है। उसके बाद आपका व्हाट इज वर्क बिहेवियर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, उसके बारे में आप लिखेंगे।
नेक्स्ट पार्ट डी के अंदर राइट अबाउट द रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स इन हैबिटेशन प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द डायग्नोस्टिक फॉर द चिल्ड्रन विद ASD। ऑब्जेक्टिव ऑफ RCI डिस्कस। थर्ड जो लास्ट है आपका, एम्पावरिंग द फैमिली मीन्स टू प्रोवाइड होलिस्टिक सपोर्ट टू पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जस्टिस दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट आपको दे दी गई है तो उसको जस्टिस करना है उसके साथ, यानी उसे सही बताना है कि ये ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे जो है आपके सारे पेपर खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर किसी तरीके से आप कोई टॉपिक देखना चाहते हैं पेपर के रिगार्डिंग इन पेपरों में, तो आप ज़रूर मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ज़रूर मैं उसको प्रिपेयर करके आपके सामने वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को। और अगर आप पेपर के रिगार्डिंग किसी तरीके से कोई इंक्वायरी है आपकी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी।